सुबह की हल्की धूप आंगन में फैली हुई थी। हरि नारायण जी अपने पुराने लकड़ी के मुड्डे पर बैठे सामने लगे अमरूद के पेड़ को बड़ी देर से निहार रहे थे। पेड़ की टहनियाँ फलों से झुकी हुई थी और मोहल्ले के बच्चे उसके नीचे खड़े होकर लालच भरी नज़रों से उन्हें देख रहे थे। हरि नारायण जी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई, लेकिन अगले ही पल उनकी आंखें नम हो गईं। उन्होंने धीरे से कहा, कमला, इंसान की कीमत भी शायद इस पेड़ जैसी ही होती है। जब तक फल लगे रहते हैं सब उसके आसपास मंडराते हैं। फल खत्म होते ही कोई उसकी छाया तक पूछने नहीं आता। कमला देवी जो अभी चाय का कप लेकर आई थी वो बोली, फिर वही बातें। डॉक्टर ने कहा है ज़्यादा मत सोचा कीजिए। हरि नारायण जी गहरी सांस लेकर बोले, अरे भाग्यवान, मैं पेड़ की नहीं अपनी ज़िंदगी की बात कर रहा हूँ। हमारे बेटे भी तो हमें तभी याद करते हैं जब बैंक में पेंशन आती है। बाकी दिनों में तो जैसे हम उनके लिए ज़िंदा ही नहीं हैं। शायद बुढ़ापा ऐसा ही होता है, जब तक माँ बाप के पास देने के लिए कुछ होता है तब तक रिश्तों में अपनापन दिखाई देता है, और जिस दिन देने की ताकत ख़त्म हो जाए उस दिन लोग हालचाल पूछना भी ज़रूरी नहीं समझते। इतने में घर के भीतर रखा मोबाइल बज उठा। कमला देवी जल्दी से फ़ोन उठाने चली गई। स्क्रीन पर बड़े बेटे विक्रम का नाम चमक रहा था। ये देखकर उनके चेहरे पर खुशी लौट आई। देखा, मैं कह रही थी ना कि बेटा हमें याद करता है, कहते हुए उन्होंने जल्दी से कॉल उठाई। हाँ बेटा, खुश रहो, कैसे हो? उधर से बिना किसी हलचल के आवाज़ आई। माँ, पापा घर पर हैं? हाँ यही हैं बेटा। माँ, मुझे आज ही 20,000 रुपये की ज़रूरत है, बहुत ज़रूरी काम है। पापा से कहिए अभी बैंक जाकर मेरे खाते में पैसे डाल दें, बाद में बात करता हूँ। इतना कहकर उसने फ़ोन काट दिया। कमला देवी कुछ पल मोबाइल को देखती रह गई, लेकिन फिर अगले ही पल उनके चेहरे पर बेटे की आवाज़ सुनने की खुशी लौट आई। लेकिन हरि नारायण जी की नज़रों ने वो बात पकड़ ली। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, देखो भाग्यवान, बेटे ने पैसे के लिए तुरंत फ़ोन कर दिया, लेकिन एक बार भी ये नहीं पूछा कि माँ आप दोनों कैसे हो। तभी कमला देवी ने बात टालते हुए कहा, अरे जल्दी में होगा, काम धंधे वाले बच्चों के पास इतना समय कहाँ होता है। हरि नारायण जी कुछ नहीं बोले और चुपचाप बेटे के पास पैसे भेजने के लिए बैंक चले गए। शाम को कमला देवी बार बार कहती रही, देखना आज बेटा ज़रूर फ़ोन करेगा, कम से कम धन्यवाद तो बोलेगा ही। लेकिन पूरी रात बीत गई पर फ़ोन नहीं आया। दूसरा दिन हरि नारायण जी रोज़ शाम को दरवाजे की ओर देखते, फिर बिना कुछ कहे भीतर चले जाते। कमला देवी समझ रही थी कि उनके पति को तकलीफ़ हो रही है, पर वे खुद भी बेटे का इंतज़ार कर रही थी। लगभग 1.5 महीने बाद अचानक छोटे बेटे नितिन का फ़ोन आया। उसकी आवाज़ काँप रही थी। कमला देवी घबरा गई। क्या हुआ बेटा? माँ, डॉक्टर ने कहा है कि पायल की तुरंत सर्जरी करनी पड़ेगी। मैं बहुत कोशिश कर चुका हूँ, लेकिन पैसों का इंतजाम नहीं हो पा रहा। कमला देवी का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। अरे भगवान, बहू कैसी है? माँ, बाद में बताता हूँ, अभी अगर 50,000 रुपये मिल जाएं तो बड़ी मदद हो जाएगी। इतना कहकर उसने फ़ोन रख दिया। कमला देवी भागती हुई हरि नारायण जी के पास पहुंची। सुनिए जी, जल्दी कुछ कीजिए, नितिन बहुत बड़ी मुसीबत में है। हरि नारायण जी ने धीमे स्वर में कहा, कमला, पिछले महीने ही हमने विक्रम को पैसे दिए थे। घर में अब इतनी बचत नहीं है, पर मैं देखता हूँ, पहले विक्रम से बात करता हूँ, शायद उसके पास अभी पैसे हों। आखिर भाई की मदद करना उसका भी तो फ़र्ज़ है ना।
उन्होंने बड़े बेटे का नंबर मिलाया तो उधर से हंसती हुई आवाज़ आई। हाँ पापा कहिए। बेटा, पिछले महीने जो रुपए भेजे थे अगर तुम्हारे पास जुड़ गए हों तो नितिन को दे दो। उसकी पत्नी अस्पताल में है, बाद में मैं तुम्हें लौटा दूंगा। पापा, आपने जो पैसे दिए थे वो तो उसी दिन खर्च हो गए। मेरे पास अभी 1 रुपया भी नहीं है। कोई बात नहीं बेटा। हरि नारायण जी इतना ही बोले और फ़ोन काट दिया। कमला देवी उनकी आंखों में उतरती नमी साफ देख रही थी। उन्होंने धीरे से कहा, कोई बात नहीं जी, कल सुबह ही हम नितिन के पास चलते हैं। बहू को देख भी आएंगे और जो बन पड़ेगा मदद भी कर देंगे। हरि नारायण जी ने सिर हिला दिया। अगली सुबह दोनों पति पत्नी बस पकड़कर शहर के लिए निकल पड़े। करीब 1 घंटे बाद वे अस्पताल पहुँचे। नितिन अस्पताल के बाहर मोबाइल पर किसी से बात कर रहा था। जैसे ही उसकी नज़र अपने माँ बाप पर पड़ी, उसने जल्दी से फ़ोन जेब में रख लिया। अरे, आप लोग आ गए। कमला देवी दौड़कर उसके पास पहुंची। बेटा, बहू कैसी है? अब पहले से ठीक है माँ। चलो, भगवान का लाख लाख शुक्र है। हमें उसके पास ले चलो। माँ, अभी डॉक्टर राउंड पर हैं, थोड़ी देर बाद मिलवा दूंगा। फिर उसने अपने पिता की तरफ देखकर कहा, पिताजी रुपए लाए हो ना? तो हरि नारायण जी ने उसकी तरफ देखा और बोले, तुझे सबसे पहले पैसों की चिंता हुई, ये नहीं कि हम इतनी दूर से आए हैं। नितिन झेप गया। ऐसी बात नहीं है पापा, अस्पताल में हर घंटे पैसों की ज़रूरत पड़ रही है। हरि नारायण जी ने बैग से लिफाफा निकाला। इसमें 30,000 रुपये हैं बेटा, बाकी का इंतजाम मैं कुछ दिनों में कर दूंगा। नितिन ने तुरंत लिफाफा जेब में रख लिया और उन्हें वार्ड में ले गया। पायल बिस्तर पर लेटी हुई थी। उसके हाथ में सिर्फ ग्लूकोज लगी थी। कमला देवी उसके पास बैठ गई। बहू, अब कैसी हो? अब बिल्कुल ठीक हूँ माँ जी। डॉक्टर ने कहा है कि 2-3 दिन में छुट्टी मिल जाएगी। हरि नारायण जी चौंक गए। उन्हें तो बताया गया था कि बड़ी सर्जरी होने वाली है, लेकिन उन्होंने उस समय कुछ नहीं कहा। उसी समय डॉक्टर वार्ड में आए। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, डरने की बात नहीं है, बस कमजोरी थी। इतना कहकर डॉक्टर आगे बढ़ गए। लेकिन जाते जाते हरि नारायण जी के मन में एक सवाल छोड़ गए। अगर सिर्फ कमजोरी थी तो 50,000 रुपये किस बात के? अस्पताल से निकलते समय हरि नारायण जी ने देखा कि नितिन बार बार मोबाइल पर किसी से हंसते हुए बातें कर रहा था। उसके चेहरे पर वैसे घबराहट बिल्कुल नहीं थी जैसे किसी परेशान इंसान के चेहरे पर होती है। घर लौटते समय उन्होंने धीमे स्वर में कहा, कमला, भगवान करे मैं गलत साबित हो जाऊं, लेकिन दिल कह रहा है कि कहीं ना कहीं हमसे कोई बहुत बड़ा सच छिपाया जा रहा है। कमला देवी तुरंत बोली, अपने ही बच्चे हैं, उन पर शक मत कीजिए। हरि नारायण जी ने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने बस आंखें बंद कर ली, लेकिन अब उनके चेहरे से मुस्कान गायब हो चुकी थी। अगले दिन राम किशन जी बरामदे में बैठे अखबार के पन्ने पलट रहे थे। तभी अचानक आवाज़ आई, राम राम काका। दरवाजे पर गांव का एक लड़का मोहन खड़ा था। काका, कल मैंने आपको अस्पताल से निकलते हुए देखा था, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? हरि नारायण जी ने धीरे से कहा, हाँ बेटा, वो बहू की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए बेटे ने पैसे मंगवाए थे। ये सुनकर अचानक मोहन का माथा सिकुड़ गया। लेकिन काका, मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगा। आपके अस्पताल से निकलने के कुछ देर बाद ही मैंने नितिन और उसकी पत्नी को शोरूम में जाते हुए देखा था। क्या? ये सुनकर हरि नारायण जी और कमला देवी अवाक रह गए। लेकिन उसने तो कहा था कि अस्पताल का खर्चा है, तुम्हें कहीं गलत फहमी हुई होगी बेटा। कमला जी ने कहा, नहीं अम्मा, मैं खुद उनसे मिला था। कमला देवी को कुछ समझ नहीं आ रहा था
कि ये हो क्या रहा है। कुछ देर बातें करने के बाद मोहन वहाँ से चला गया। उसके जाते ही हरि नारायण जी वहाँ से उठे और कमरे में जाकर पुरानी लकड़ी की संदूक खोलने लगे। उसमें से उन्होंने एक छोटी सी डायरी निकाली। कमला देवी ने पूछा, ये क्या है? आज से मैं हर रुपए का हिसाब लिखूंगा भाग्यवान। कब किस बेटे ने कितना पैसा लिया, किस बहाने से लिया और कभी लौटाया भी या नहीं। उन्होंने पहला पन्ना खोला और लिख दिया, विक्रम 20,000 रुपये ज़रूरी काम से। दूसरी लाइन, नितिन 30,000 रुपये अस्पताल का बहाना। डायरी बंद करते हुए उन्होंने कहा, जिस दिन सच सामने आएगा उस दिन यही डायरी गवाही देगी। कमला देवी को ये सब अच्छा नहीं लग रहा था। उन्हें अब भी विश्वास था कि शायद कोई गलत फहमी हो। दिन ऐसे ही बीतते गए। करीब 2 महीने बाद शाम का समय था। आसमान में काले बादल छाए हुए थे। अचानक आंगन के बाहर एक चमचमाती कार आकर रुकी। कमला देवी खुशी से लगभग दौड़ पड़ी। सुनिए जी, लगता है विक्रम आया है। देखा तो विक्रम गाड़ी से उतर रहा था। बाहर निकलकर उसने माँ के पैर तो छुए, लेकिन पिता की तरफ बस हल्की सी नज़र डाली और अंदर आकर बैठ गया। कमला देवी खुशी खुशी रसोई में चाय और पकोड़े बनाने चली गई। उन्हें लगा आज बेटा अपने माँ बाप के साथ कुछ समय बिताने आया है। लेकिन हरि नारायण जी बेटे की आंखें पड़ चुके थे। उन्होंने सीधे पूछा, बोल बेटा, इस बार कितने रुपए चाहिए? विक्रम चौंक गया। पापा, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? हरि नारायण जी हल्का सा मुस्कुराए, क्योंकि जब भी तू आता है साथ में कोई ना कोई ज़रूरत ज़रूर लेकर आता है। कुछ पल तक कमरे में सन्नाटा छाया रहा। फिर विक्रम ने धीरे से कहा, पापा, इस बार बात थोड़ी बड़ी है। मैं शहर में एक बड़ा शोरूम खरीदना चाहता हूँ। अगर ये मौका निकल गया तो ज़िंदगी भर पछताना पड़ेगा। इसलिए मुझे 5 लाख रुपए चाहिए। हरि नारायण जी शांत बैठे रहे। कमला देवी के हाथ से चाय की ट्रे लगभग छूटते छूटते बची। उन्होंने डरते हुए पूछा, इतने सारे रुपए? विक्रम तुरंत बोला, माँ, ये खर्चा नहीं, निवेश है। 6 महीने बाद मैं पूरा पैसा लौटा दूंगा। तभी हरि नारायण जी ने कहा, बेटा, अगर आज मेरे पास ये पैसे ना हो तब भी क्या तू बिना किसी स्वार्थ के अपने बूढ़े माँ बाप के पास बैठ जाता? ये सुनते ही विक्रम अचानक ऊंची आवाज़ में बोला, अगर पैसे नहीं देने हैं तो साफ साफ मना कर दीजिए ना पिताजी। ऐसे घुमा फिरा कर बातें क्यों कर रहे हैं? मैं भी बेकार में अपना समय खराब करके आया। कहते हुए विक्रम गुस्से में कुर्सी पीछे धकेल कर खड़ा हो गया। ठीक है, आज के बाद मुझसे कोई उम्मीद मत रखिएगा। इतना कहकर वो तेज कदमों से बाहर निकल गया। कार स्टार्ट हुई और कुछ ही सेकंड में धूल उड़ाती हुई गांव से बाहर चली गई। कमला देवी बरामदे में खड़ी रोती रह गई। हरि नारायण जी चुपचाप अपनी चारपाई पर बैठ गए। उन्होंने सीने पर हाथ रखा। सांस कुछ तेज चल रही थी, लेकिन उन्होंने किसी से कुछ नहीं कहा। उन्हें लगा ये दर्द शरीर का नहीं, टूटते हुए विश्वास का है। उन्हें बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि आज की ये कड़वी मुलाकात उनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी त्रासदी की शुरुआत बन चुकी थी। उनके जाने के बाद घर में ऐसा सन्नाटा छा गया जैसे किसी ने खुशियों की आवाज़ ही छीन ली हो। रात को कमला देवी ने कई बार हरि नारायण जी से खाना खाने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने सिर्फ 2 निवाले खाए और उठ गए। उस रात वे देर तक आंगन में टहलते रहे। अगले दिन उन्होंने कमला जी से कहा, भाग्यवान, कल मैं ये खबर फैलाऊंगा कि मैंने अपनी सारी ज़मीन, बाग और बची हुई जमा पूंजी अनाथ आश्रम में दान करने का फैसला कर लिया है। कमला देवी घबरा गई, लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि अब मुझे बेटों को अच्छे से सबक सिखाना है।
अगले 2 दिन बाद विक्रम नाश्ता कर रहा था कि तभी उसके एक परिचित का फ़ोन आया। अरे, तुम्हें खबर नहीं मिली क्या? कौन सी खबर? तुम्हारे पिताजी तो अपनी पूरी ज़मीन जायदाद अनाथ आश्रम के नाम करने वाले हैं। ये सुनते ही विक्रम के हाथ से चाय का कप छूट गया। क्या? ये तू क्या कह रहा है? हाँ भाई, कल मैंने गांव में सुना था। विक्रम ने तुरंत फ़ोन काटा और उसी समय उसने छोटे भाई नितिन को फ़ोन लगाया और उसे सारी बात बताई। कुछ पल दोनों तरफ सन्नाटा छाया रहा। फिर नितिन बोला, भैया, अगर ऐसा हो गया तो हमारे हिस्से में क्या आएगा? विक्रम की आंखों में गुस्सा उतर आया। कुछ नहीं, इस बूढ़े को लगता क्या है सारी जिंदगी की कमाई यूं ही दान कर देगा। दोनों भाइयों की बातों में माँ बाप के लिए चिंता नहीं बल्कि संपत्ति का डर था। तभी नितिन ने दांत पीसते हुए कहा, कल सुबह ही गांव चलते हैं। दोनों ने फ़ोन रख दिया। उधर हरि नारायण जी अपने आंगन में बैठे थे। उनके चेहरे पर कई दिनों बाद हल्की मुस्कान थी। उन्होंने दूर आसमान की ओर देखते हुए कहा, अब सच अपने पैरों पर चलकर हमारे दरवाजे तक आएगा। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही 2 महंगी गाड़ियाँ हरि नारायण जी के घर के बाहर आकर रुकी। गांव वालों ने खिड़कियों से झांक कर देखा। लगता है दोनों बेटे एक साथ आए हैं। विक्रम और नितिन तेजी से घर के अंदर पहुँचे, लेकिन आज उनके चेहरे पर मुस्कान नहीं थी। विक्रम ने बिना समय गंवाए पूछा, पिताजी कहाँ हैं? इतने में हरि नारायण जी बरामदे से बाहर आए। उन्होंने दोनों बेटों को देखा और मुस्कुराकर बोले, आज रास्ता कैसे भूल गए? विक्रम ने सीधा सवाल किया, गांव में जो बातें फैल रही हैं क्या वो सच हैं? कौन सी बातें? यही कि आप अपनी संपत्ति दान करने वाले हैं। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आपको ऐसा करने का कोई हक नहीं है। हरि नारायण जी ने उसके आंखों में देखते हुए कहा, अब तो मुझे सिखाएगा कि क्या हक है और क्या नहीं। तो विक्रम तुरंत बोला, लेकिन पिताजी, ये सब हमारा ही तो है। अभी से तुम्हारा कैसे हो गया? मैं और तुम्हारी माँ अभी जिंदा हैं। दोनों भाई एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। उन्हें समझ आ गया कि पिताजी पहले वाले नहीं रहे। कुछ देर बाद विक्रम ने अपना लहजा बदल दिया, पिताजी, कहीं कोई आपको बहला फुसला कर गलत फैसला ना करवा दे। हरि नारायण जी ने अपनी डायरी खोलते हुए कहा, बेटा, बहला फुसला तो कोई भी सकता है। तुम दोनों ने भी तो मुझे बहला फुसला कर पैसे छीन लिए। विक्रम, तूने 20,000 रुपये ज़रूरी काम कहकर लिए और नितिन 30,000 रुपये अस्पताल का बहाना बनाकर लिए। विक्रम दोबारा 5 लाख की मांग। यह सुनकर दोनों भाइयों के चेहरे उतर गए। विक्रम को लगा कि अगर बात ऐसे ही चलती रही तो पूरे गांव में उनकी बदनामी हो जाएगी। वो तुरंत बोला, पिताजी, हमसे गलती हुई है, आगे से ऐसा नहीं होगा। हरि नारायण जी मुस्कुराए, बेटा, गलती वो होती है जो अनजाने में हो जाए। जो बार बार की जाए उसे गलती नहीं, आदत कहते हैं। और आज भी तुम्हें अपनी गलती का पछतावा नहीं बल्कि संपत्ति जाने का दुख है। नितिन गुस्से में कुर्सी को धक्का देकर खड़ा हो गया। विक्रम ने उसका हाथ पकड़ लिया। चल यहाँ से। दोनों भाई बिना किसी से कुछ कहे गुस्से में वहाँ से जाने लगे। जाते जाते विक्रम ने पलटकर अपने पिता की तरफ देखा और गुस्से से बोला, देखता हूँ बुढ़ापे में कौन आपकी सेवा करता है। आखिर मुंह लटका कर हमारे पास ही आओगे। इतना कहकर दोनों अपनी गाड़ियों में बैठकर चले गए। उनकी आंखों में शर्म नहीं बदले की आग जल रही थी। उस रात कमला देवी बिल्कुल भी चैन से नहीं सो सकी। बार बार उनके मन में बेटे की वही बात घूम रही थी, बुढ़ापे में कौन आपकी सेवा करेगा। उन्होंने धीरे से कहा, सुनिए जी, मुझे अच्छा नहीं लग रहा।
कहीं सच में बेटे बुढ़ापे में हमें चैन से ना रहने दे। अरे अब कौन सा वो नालायक हमें चैन से रहने देते हैं जो तुम इतना सोच रही हो। आज के बाद उन दोनों का नाम इस घर में कभी मत लेना। वो दोनों लालची भेड़िए हमारे लिए मर चुके हैं। उनकी बातें सुनकर कमला जी की आंखें नम हो गईं। कहीं ना कहीं उन्हें भी बेटों की असलियत अब समझ आ चुकी थी। अगले दिन ही हरि नारायण जी और कमला देवी ने तहसील जाकर अपनी वसीयत बनवा दी। उन्होंने साफ लिखवा दिया कि जब तक वे दोनों जीवित हैं उनकी संपत्ति पर किसी बेटे का कोई अधिकार नहीं होगा और उनके निधन के बाद उनकी पूरी संपत्ति एक अनाथ आश्रम को दान कर दी जाएगी। घर लौटते समय हरि नारायण जी ने मुस्कुराते हुए कहा, भाग्यवान, अब हमें किसी बेटे का इंतजार नहीं है। कमला देवी की आंखों में इस बार आंसू नहीं बल्कि एक सुकून था, क्योंकि अब दोनों ने आत्मसम्मान के साथ अपनी नई जिंदगी की शुरुआत की थी। दोस्तों, माता पिता की सबसे बड़ी दौलत उनकी संतान होती है, लेकिन यदि संतान ही लालच में आकर अपने संस्कार भूल जाए तो माता पिता को चुपचाप अत्याचार सहने के बजाय अपने अधिकारों की रक्षा जरूर करनी चाहिए। तो दोस्तों, क्या आप हरि नारायण जी के फैसले से सहमत हैं? हाँ या नहीं? अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल कहानी विद देवांशी को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।